विनायक दामोदर सावरकर भारत के इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल व्यक्ति हैं, क्योंकि कुछ लोग इन्हें फ्रीडम फाइटर और हीरो मानते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें गद्दार और विलेन मानते हैं। बट ऐसा क्यों? जो फ्रीडम फाइटर होगा वो गद्दार कैसे हुआ, और जो गद्दार होगा वो फ्रीडम फाइटर कैसे हो सकता है? सावरकर का जन्म 1883 में नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। जन्म से ब्राह्मण। 12 की एज में ही हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद सावरकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने विलेज की मस्जिदों पर हमले किए, क्योंकि वो और उसके साथी हिंदुओं पर हुए हमले की वजह से गुस्से में थे। सावरकर को आज़ादी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि अपने भाई गणेश के साथ मिलकर 1903 में एक अंडरग्राउंड रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे आगे चल के 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी नाम दिया गया। इसका एक ही गोल था, ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकना और हिंदू गौरव को वापस लाना। और इससे एक साल पहले ही 1905 में सावरकर ने बंगाल विभाजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए लोकमान्य तिलक के प्रेजेंस में फॉरेन क्लोथ्स को जलाने का अभियान भारत में शुरू किया था। इसके बाद लंदन में लॉ की स्टडी के टाइम वो इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट में आए और इंडिपेंडेंस को समझा और बुक्स लिखने लगे, जिसमें एक फेमस बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 की क्रांति के ऊपर थी। बट बाद में इसे ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने बैन कर दिया। 1909 के आसपास विनायक सावरकर पर इल्जाम लगे कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने का प्लान बनाया है और कई ऑफिशियल्स के मर्डर भी करवाए। अरेस्ट से बचने के लिए सावरकर पेरिस भाग गए, बट फिर लंदन जाने का मन बनाया, जहां 13 मार्च 1910 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मेन चार्जेस थे कि उन्होंने इंडिया में हैंडगन स्मगल की थी, जिनमें से एक गन से नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या भी हुई थी, और इनके पास कई विद्रोह से भरी बुक्स और कागज मिले थे। इसके बाद कई चीजें हुई, वो अरेस्ट से भागे, फिर उन्हें फ्रेंच गवर्नमेंट ने बचाने की कोशिश की, बट केस कोर्ट तक गया और फिर सावरकर को ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस सौंप दिया गया। सावरकर ने कई बार क्षमा याचना भी डाली, पर हर बार रिजेक्ट हुई। फिर फाइनली 1922 में गणेश सावरकर और 1924 में विनायक सावरकर को रिलीज कर दिया गया, बट उन्हें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना अलाउड नहीं था। और वैसे अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए सावरकर ने जेल में ही 1922 में एक और बुक लिखी थी, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने अपने हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को बताया था, जिसके अकॉर्डिंग हिंदुत्व को हिंदूनेस और क्वालिटी ऑफ बीइंग हिंदू बताया था। जेल से निकलने के बाद सावरकर ने हिंदू सोसाइटी, हिंदू संगठन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना स्टार्ट किया, और इसी टाइम के आसपास वो महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और नाथुराम गोडसे जैसे लोगों के कांटेक्ट में आए। सावरकर को रत्नागिरी की रिस्ट्रिक्शन से 1937 में आजादी मिली, जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई। कुछ टाइम बाद ही सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, और जल्द ही वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गई, जिसमें सावरकर ने अभियान शुरू किया सभी हिंदुओं का सशस्त्रीकरण। यानी वो चाहते थे कि सभी हिंदू हथियार चलाना सीखें, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि लोग सैन्य परीक्षण भी ले, जिसे सावरकर ने भी पूरी तरह सपोर्ट किया। इसके बाद और इससे पहले भी सावरकर की हिंदू महासभा ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, जहां कुछ जगह वो सरकार बना पाए और कई हार मिली, बट उन्होंने हिंदू राष्ट्र की डिमांड कंटिन्यू रखी, और आगे चल के भी कई बार भाषणों में हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बातें करते रहे। अब इस स्टोरी में सब कुछ सही लग रहा है, सावरकर ने वो सब किया जो एक फ्रीडम फाइटर करता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी फैक्ट्स और रूमर्स हैं जो उनकी एक अलग लाइफ को दिखाते हैं। सावरकर को कई लोग ब्रिटिशर्स का षड्यंत्रकारी, कायर और कई लोग क्षमा मांगने वाला भी कहते हैं, क्योंकि जब सावरकर जेल में थे तो उन्होंने कई बार क्षमा याचना की, जो हर बार रिजेक्ट हुई। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्हें फांसी हुई, बट उन्होंने माफी नहीं मांगी। बट इसी पर कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि सावरकर अलग सोच रखते थे। उन्हें पता था कि वो जेल में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते थे ताकि अपनी लड़ाई जारी रख सकें। कुछ लोगों का ये भी मानना है सावरकर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगलो दिया था रहने के लिए, और 60 रुपीज पर मंथ पेंशन भी देते थे, जो कि इस बात को दिखाता है कि वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। बट एक्चुअल में उस बंगलो में सावरकर को रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता था, और कुछ रिपोर्ट्स का कहना था कि सिर्फ सावरकर ही नहीं बल्कि कई और पॉलिटिकल कैदियों को ये अलाउंस मिलता था, ना कि पेंशन। इसके अलावा 2 सबसे मेन इल्जाम जो सावरकर पर लगे हैं, उनमें से एक तो था जब उन्होंने 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उन्होंने अपनी हिंदू महासभा की मदद से ब्रिटिशर्स की आर्मी में जुड़ने के लिए कहा, और भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहकर अपनी पोजीशंस या ड्यूटी पर रहने को कहा। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कोई फिक्स आंसर तो नहीं है, बट हिंदू महासभा का मानना था ये इंटरनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा और सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएगा। दूसरा था गांधी की हत्या में सावरकर का हाथ। जब 30 जून 1948 को गांधी की घूर
गोडसे ने हत्या की तो उसमें भले ही मर्डर की पूरी जिम्मेदारी गोडसे ने ली थी, बट वो हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक मेंबर था और इसी वजह से मर्डर से जुड़े होने के बेस पर 5 फरवरी 1948 को सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसमें अभी तक सिर्फ डाउट था, बट दिगंबर बैच जो खुद उन आरोपियों में से एक था जिन पर इल्जाम था, उसने बताया कि गोडसे आखिरी बार सावरकर से ही मिलने गया था। फिर कई केसेस और ट्रायल्स हुए और इन द एंड सावरकर को रिलीज कर दिया गया, बट अगेन एक शर्त के साथ, वो आगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होंगे। बट सावरकर आगे भी कंटिन्यूअसली हिंदुत्व पर पॉलिटिकल डिबेट्स करते रहे। आपको ये भी लग सकता है कि वो कट्टर हिंदू थे, बट वो खुद को एथियस्ट यानी नास्तिक बताते थे। उनके अकॉर्डिंग हिंदुइज्म एथनिक कल्चर और पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ना कि कोई रिलीजन। अब वो हीरो थे या विलन, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं इस बेस पर कि उन्होंने जो किया, क्यों किया और किस सोच के साथ किया।